वही कल रात वाला ड्रामा फिर शुरू हो गया। कोई देर तक राना खूनीगार के अंदर नशे में वाही तबाही बकने लगा और गालियां देने की आवाज़ें आती रहीं। फिर गहरी खामोशी तारी हो गई। मैं दिल में दुआएं मांगने लगा कि हंसा अपने मिशन में कामयाब हो जाए। उसके बाद मुझे भी नींद आ गई। दिन चढ़े, मैं उठा और नदी पर जाकर स्नान किया। वापस आया तो हंसा को एक आदमी गार में से निकालकर दूसरे रास्ते से नीचे वादी की तरफ लेके जा रहा था। मैं कदरे ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ता हुआ अपने स्थान पर आकर बैठ गया। दोपहर के बाद मैंने राना खूनी को बुलाकर कहा कि हवन कंडन के लिए शुभ घड़ी आन पहुंची है। वो खुश होकर बोला, महाराज देर किस बात की है, आपको घी चावल ला कर दे दूँ? मैंने कहा, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं राना, हम मन का हवन कंडन करेंगे, बस यहाँ तमाम मौजूद मर्दों को लेकर नीचे नदी पर चले जाओ। उसके साथ ही मैं आलती पालती मारकर बैठ गया और हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत का विरद करना शुरू कर दिया। राना खूनी ने अपने तमाम आदमियों को साथ लिया और मेरे चरण छूकर खामोशी से ढलान उतरकर नदी की तरफ चल दिया। मैं उसी तरह बुलंद आवाज़ आहुति के मंत्रों का जाप करता रहा। फिर मैंने अपनी आवाज़ मध्यम कर दी और हंसा को आवाज़ देकर कहा, कन्या पानी की कटोरी भर कर लाओ, हम पढ़कर पानी पर फूकेंगे। हंसा गार में से पानी से भरी हुई कटोरी ले आई, फिर मेरे सामने बैठ गई। मैंने आस्था से पूछा, रात तुमने उससे लड़की के बारे में मालूम कर लिया? हंसा ने एक बार ढलान की तरफ देखा, बोली, महाराज सब लोग कहाँ चले गए हैं? मैंने उसे बताया कि सब लोगों को मैंने नदी की तरफ भेज दिया है, इसलिए वो पूरी आज़ादी के साथ मगर धीमी आवाज़ में मुझसे बात करे। हंसा ने कहा, महाराज मैंने शराब के नशे में राना से सब कुछ पूछ लिया है। मैं हमतन गोश हो गया। मैंने बुलंद आवाज़ से एक मंत्र पढ़कर पानी की कटोरी पर फूंक मारी और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या बताया राना ने? हंसा आहिस्ता से बोली, महाराज राना ने अपने साथी धनपति को गालियां दे रहा था, बोला उसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसका खून कर दूंगा। वो 1000 रुपया भी ले गया और ऐसी लड़की मेरे हवाला कर गया जिसके पीछे पहले ही पुलिस लगी हुई थी। महाराज राना ने बताया कि वो लड़की कोई जासूस थी। मैंने जल्दी से कहा, वो झूठ बोलता है। फिर क्या कहा उसने? लड़की को उसने कहाँ पहुँचा दिया है? मैं हंसा से हर मुमकिन तरीके से असल वाक़यात छुपाना चाहता था, क्योंकि बहरहाल वो एक अजनबी औरत थी और मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो बोली, महाराज राना ने बताया उसने अपने आदमी के साथ उस लड़की को औरंगाबाद, जो कि दक्षिण की तरफ है, अपने पुराने साथी प्रभाकर के साथ पास भेज दिया है, जो एलोवेरा मंदिर का पुजारी बना हुआ है, मगर असल में इन्हीं का साथी है। मैं तो जैसे सुन्न होकर रह गया। सोनिया यहाँ से औरंगाबाद पहुँचा दी गई थी, जो कि दक्षिण में था। मुझे अब जितनी जल्दी हो सके वहाँ से दक्कन की तरफ कूच कर जाना था। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए लड़की से पूछा, राना ने और क्या बताया इस लड़की के बारे में? वो हाथ बांध कर बोली, महाराज उसने बस इतना ही बताया। फिर मेरा पाँव पकड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगी, आप भगवान के अवतार हैं महाराज, मुझे यहाँ ना छोड़ कर जाइएगा, मुझे अपने साथ ले चले, मैं यहाँ नर्क में रह रही हूँ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, हंसा तो अब अपनी ज़बान बंद रखना और किसी से कोई बात ना करना। गौर से सुन, आज रात जब राना नशे में धुत होकर सो जाए तो गार से निकलकर अपने गार की तरफ चली जाना। बाहर जो पहरेदार होंगे उन्हें मैं संभाल लूँगा, बस अब तू जाकर आराम कर। वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझे यहाँ छोड़कर ना जाइएगा। मैंने उससे से कहा, बकवास बंद कर और ज़बान को बंद रख। आज रात जब राना गहरी नींद में हो तो गार से बाहर आकर अपने गार की तरफ चल पड़ना। अब चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। वो मेरे पाँव छू कर चली गई। मेरे जहन ने तेज़ी से रात के फरार का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। मंसूबा कुछ ज़्यादा पेचदार नहीं था, बस इस लड़की को लेकर मुझे यहाँ से निकल जाना था। मैंने इससे वादा किया था कि अब मैं उसे इस दरिंदे के रहम करम पर छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहता था। मैं आलती पालते मारे सोच में गुम था। रात के वक्त एक लड़की के साथ दरिंदों और हशरातुल अर्ज़ से भरे हुए जंगल से निकलना आसान काम नहीं था। मैंने हंसा से ये भी ना पूछा कि वो कहाँ जाएगी। हो सकता है वो भी दक्कन के किसी शहर या गांव की रहने वाली हो, मगर ये दूर जाकर उसे कहाँ से अगवा करके ला सकता था? यकीनन वो रास्ते में ही किसी गांव की होगी। बहरहाल इस वक्त तो सबसे पहले अमरल्ला वहाँ से निकलने और फ़रार होने का था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं फ़रार होने का मंसूबा जल्दी में तो नहीं बना लिया, कहीं इस लड़की की वजह से मैं मुसीबत में ना फंस जाऊँगा। लेकिन अब मैंने फ़ैसला कर चुका था और हर हालत में इस बेबस और बेकस बेयारो मददगार बदनसीब लड़की को साथ ही लेकर चलना चाहता था। चाकू मेरे पास ही था। मैंने ये भी फैसला कर लिया था कि इन लोगों में से किसी की भरी राइफल भी साथ उड़ा कर ले जाऊंगा। काफ़ी देर बाद मुझे नीचे जंगल में राना के आदमी की आवाज़ सुनाई दी। महाराज राना जी पूछते हैं कि अब हम ऊपर आ जाएं।
मैं अपनी जगह से उठकर पत्थर की दीवार के पास आया और नीचे वादी में झांक कर बुलंद आवाज में बोला, आ जाओ, अब ऊपर आ जाओ। राणा खूनी ने आते ही पूछा, महाराज हवनकुंड हो गया क्या? मैंने पानी की कटोरी की तरफ इशारा करके कहा, राणा इस कटोरी में कामदेव के सारे मंत्रों का चाप बंद है, इस पानी को संभाल कर रखो। जहाँ भास्कर लाल की भनक पड़े वहाँ पहुंचकर इसके रास्ते में ये पानी छिड़क देना, वो जब इधर से गुजरेगा तो अंधा हो जाएगा। राणा खूनी ने मेरे पाँव छुए और खुशी खुशी पानी वाली कटोरी उठाई और अपने आदमी को गाली देकर कहा कि इस कटोरी को कपड़े से ढक कर रख दे। रात का खाना हमने एक ही जगह बैठकर खाया। मैंने राणा से कहा, राणा आज कामदेव के मंत्रों का चाप हुआ है, कामदेव प्रेम और सोमदास का देवता है। जा, आज हम भी तुझे आज्ञा देते हैं, आज तू जी भर कर ताड़ी पी, कामदेव खुश होगा। राणा ने खुशी से एक नारा लगाया और वहीं ताड़ी की बोतल खोल दी। मैं चाहता था कि आज वो पी पी कर इतना धुत हो जाए कि उसे कुछ होश ना रहे और मैंने हंसा को लेकर वहाँ से निकल जाऊँ। पहरेदारों और उसके आदमियों की मुझे कोई परवाह नहीं थी, उनको काबू करने का मुझे ढंग आता था। रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मैं बहाने बहाने से राणा से नाग बूटी यानी सांप के जहर के तरियाक का वो मिसवाक भी हासिल कर लिया था। उसे कहा कि मैं इस पर मजीद कुछ मंत्र फूंकना चाहता हूँ ताकि इसका असर दुगना हो जाए। राणा को भला क्या एतराज़ हो सकता था। जब वो नशे में झूमता झामता अपने गार में चला गया तो मैंने नाग बूटी वाली वो मिसवाक और चाकू अपने थैले के अंदर संभाल कर अपने पास ही रख लिया और मच्छरदानी के अंदर तख्त पर नीम दराज होकर रात के मजीद गहरा होने का इंतजार करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नीचे जंगल में गहरा सबूत तारी हो गया। मेरी नज़र खास तौर पर उन दोनों पहरेदारों पर थी जो राणा के गार के बाहर पथरीली दीवार के साथ बैठे ताड़ी से जी बहला रहे थे। वक्त गुजरता चला गया, फिर राणा के गार की लालटेन बुझ गई। थोड़ी देर बाद राणा के वाही तबाही बकने की सदाएं बुलंद हुई। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। अब किसी वक्त भी हंसा गार राणा के गार से बाहर निकल सकती थी। मेरे एक्शन शुरू करने का वक्त आ गया था। मैंने पहरेदार को आवाज़ दी। एक पहरेदार जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा। वो किसी कदर झूम रहा था, बंदूक को वहीं रख कर आया था। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने कहा, मुझे वहाँ झाड़ियों में आड़ सुनाई दी, देखो तो वहाँ कौन है। वो आदमी चौकस होकर मेरे तख्त के पीछे वाली झाड़ियों में उतर गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। वो झाड़ी में एक जगह झुक कर कोई देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी गर्दन पर अपना भरपूर बाजू मारा। ये ज़रब कमांडो की ज़रब थी जिससे उसका बचना नामुमकिन था। वो आवाज़ निकाले बगैर झाड़ी में आगे को मुंह के बल गिर गया। उसका जिस्म बेहद सो हरकत हो चुका था। अब मैं वापस तख्त के पास आ गया और दूसरे पहरेदार को आवाज़ देकर कहा, अरे देखो यहाँ कौन है। दूसरे पहरेदार को ज़्यादा ही चढ़ गई थी। वो डगमगा कर चल रहा था। उसे मैंने तख्त की दूसरी जानिब भी दबोच लिया। उसकी गर्दन सिर्फ एक इस हद तक और इतनी ही देर तक दबाई जिससे वो बेहोश हो जाए। मैंने उसे भी झाड़ियों में गिरा दिया। अब मैं जोगी सन्यासी नहीं था, पूरा कमांडो था। तख्त के पास मैं ज़मीन पर बैठ गया। अभी तक हंसा गार से बाहर नहीं निकली थी। मुझे सख्त उलझन होने लगी थी। कम वक्त उसने इतनी देर क्यों कर दी? कहीं वो भी तो नहीं सो गई? मैं दबे पाँव बैठे बैठे अंधेरे में राणा के गार की तरफ बढ़ने लगा। अभी उसके गार का ध्याना मुझसे चंद कदम ही दूर था कि गार में से एक साया निकला और साथ वाले गार की तरफ बढ़ा। ये हंसा थी। जब वो अपने गार में दाखिल हो गई तो मैं उठकर खड़ा हो गया और दबे पाँव राणा के गार के करीब अंदर झांक कर देखा। गार में अंधेरा था। राणा के बेहंगम खराटों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने पहरेदारों के राइफलों में से एक राइफल उठा ली। चैम्बर को खोलकर देखा। चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। अब मैं हंसा के गार में दाखिल हुआ। वो गार की दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या पीछे से कोई रास्ता नीचे जाता है? उसने सरगोशी में कहा, हाँ मुझे मालूम है। वहाँ कितने आदमी पहरा देते हैं? रात को सिर्फ एक आदमी होता है, वो सरगोशी में बोली। मैंने राणा के बारे में पूछा। उसने कहा वो बेहोश पड़ा है, आज उसे बहुत चढ़ गई थी। मैंने हंसा से कहा कि वो झुक कर मेरे आगे आगे चले और जहाँ रात का पहरेदार मौजूद होता है वो जगह बताए। हंसा जल्दी से गार से बाहर निकलकर पीछे मुड़ गई। जिस सुर्ख चट्टान का आइन उकबी हिस्सा था। मैं अंधेरे में इतनी ही धीमी रोशनी थी कि जितनी सितारों भरी रात में हुआ करती है। थैला मेरे कांधे से लटका रखा था। हंसा झुकी झुकी सी नीचे उतरने लगी। मैं भी झुक कर उसके पीछे चलने लगा। घास शबनम की वजह से गीली हो रही थी। हमारी एक जानब चट्टान की ऊंची दीवार थी। हम दीवार के साथ लग के चलने लगे। यहाँ उतराई थी। वो एक मोड़ घूमने के बाद रुक गई और अपना चेहरा पीछे करके मुझे भी रुकने का इशारा किया। फिर मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर सरगोशी में बोली, वो सामने जो बड़ा पत्थर है उसके पीछे एक पहरेदार रोजाना शाम को जाकर बैठ जाता है।
मैंने हंसा के कांधे पर हाथ रखकर उसे ऐसा से दबाया और सरगोशी में कहा वो इसी जगह बैठ जाए। अब मैंने कमांडो की तरह झुक कर बड़े पत्थर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो सितारों से भरे आसमान के पस मंजर में एक देवकामत इंसान की तरह नजर आ रहा था, जो स्याह कंबल ओढ़ कर बैठा था। मैं घास और झाड़ियों के हुक्म में होकर उस बड़े पत्थर के पीछे निकल आया। अब मैं ज़मीन पर बैठ गया। यहाँ ज़मीन पथरीली और सख्त थी। मेरे पाँव में चप्पल थी, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। अगरचे ऊपर गार में राना बेहोश पड़ा था और उसके दोनों पहरेदार बेहस हरकत थे, ताहम मुझे खतरा था कि इस पहरेदार ने आवाज़ बुलंद की तो दूसरी जानब हो सकता है कि लोग नशेब में रात के पहरेदार हैं वो फायरिंग शुरू कर दें और फिर हमारा निकलना नामुमकिन हो जाए। इसलिए मैं बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने बैठे बैठे आगे को रेंगना शुरू कर दिया, साथ ही अंधेरे में आंखें फाड़े देखने की कोशिश भी कर रहा था। बड़े पत्थर से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया। मुझे एक आदमी का सर नजर आया, जो एक बार आगे को झुक कर सीधा हो गया था। मैं वहीं साकित हो गया। उसके साथ ही मुझे बीड़ी की चमक दिखाई दी। ये पहरेदार ही था जो बीड़ी पी रहा था। अगर हंसा मुझे उसके बारे में खबरदार ना करती तो सारे के किराए पर पानी फिर सकता था, और फिर तो राना हंसा के साथ मुझे भी जिंदा ना छोड़ता। मैं खिसकता हुआ उस आदमी के हुक्म में मजीद करीब हो गया और एक तरफ झाड़ी की ऊँट में हो गया जहाँ ज़्यादा झाड़ियाँ नहीं थीं। मैं जिस झाड़ी की ऊँट में छुपा हुआ था वो भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। खतरा शदीद था, मगर मुझे हर हालत में इस पहरेदार से छुटकारा हासिल करना था। मैं उस पर फायर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने अंधेरे में अपने दाएं बाएं देखा। मेरे करीब ही एक छोटा सा दरख्त था। उसका झाड़ कीकर के झाड़ की तरफ फैला हुआ था। एक तरकीब मेरे जहन में आई थी, मगर इसमें खतरा था कि पहरेदार को फायर करने का मौका मिल जाए। मैंने पीछे से जाकर हमला करने का फैसला किया और ज़मीन पर लेट गया और रेंगने लगा और रेंगते रेंगते बड़े पत्थर के पीछे पहुंच गया। मैं वहीं सांप की तरह पड़ा रहा। मुझे एक पहरेदार के एक दो दफ़ा सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो बीड़ी पीते हुए ज़रा सा खांसा। मैंने आहिस्ता सर उठाकर देखा, उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और ज़रा सी आहट पर वो पलट कर मेरी तरफ देख सकता था। बंदूक उसने पत्थर के साथ खड़ी कर रखी थी। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए था। मेरे दिल ने जैसे मुझे आवाज़ दी, इस पर कमांडो अटैक ही कारीगर साबित हो सकता था। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि दोनों पंजों के बल बैठ गया। पथरीली ज़मीन थी, इसलिए आवाज़ पैदा ना हुई। घास या खुश्क पत्ते होते तो आवाज़ पैदा हो सकती थी। फिर मैंने उसकी गर्दन का निशाना बांधा और जो मुझे साए की तरह नज़र आ रही थी। उसके सर पर पगड़ी थी, गर्दन नंगी थी। मैं एक ही पल में चीते की तरह अपनी जगह से उछला और पहरेदार की गर्दन पर जा गिरा। मैंने उसकी गर्दन अगले लम्हे मेरे हाथों के शिकंजे में थी। मैं उसके ऊपर गिरा हुआ था। उसकी गर्दन पूरी तरह दबा रहा था। वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं था। मेरी गिरफ्त में उसने कई बार तड़पने की कोशिश की, मगर चूंकि उसका सांस बंद हो रहा था, इसलिए उसकी ताकत ने बहुत जल्द जवाब दे दिया और बेहोश हो गया। फिर भी मैंने उसका गला उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक कि मुझे उसके मर जाने या पूरी तरह बेहोश हो जाने का यकीन ना हो गया। फिर मैंने उसकी पगड़ी उतार कर उसका एक टुकड़ा फाड़ा और उसके मुंह पर कसकर बांध दिया। फिर दूसरे से उसके हाथ पांव भी बांध दिए। मैंने उसकी बंदूक साथ ले ली और हंसा के पास आ गया। अंधेरे में वो मुझे देख रही थी। मैंने बंदूक को उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, ये तुम अपने पास रख लो और यहाँ से भागो। हम कोई देर तक भागते चले गए। हंसा का सांस फूल गया। हम कदम कदम चलने लगे। मैं रातों रात वहाँ से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। हंसा ने बताया था कि आगे नदी आएगी। नदी के पार वही जंगल इतना खतरनाक नहीं है। राना ने एक दिन बताया था, हम रात को लूट मार के बाद इसी जंगल में वापस आते हैं। हंसा को भी अगवा करके उसी रास्ते से सिर्फ चट्टानों वाले गार तक लाया था। उस लड़की की याददाश्त की मैं आज तक भी दाद देता हूँ। उसे रात के वक्त भी वो रास्ता याद था। हम नदी को अबूर करके दूसरे किनारे से होते हुए एक पगडंडी पर चलने लगे। हमारे चारों तरफ मौत का ऐसा भयानक सकूत था। सितारों की फीकी सी रोशनी में दरख्तों के खाके से नजर आ रहे थे। पगडंडी पर पत्थर बिखरे हुए थे। ज़मीन कभी ऊंची जाती और कभी नशेब आ जाता। अब मैंने हंसा से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, उसका घर कहाँ है। हंसा ने कहा, मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी। पति के घर गई तो वो मुझे घर से निकाल देगा। ठाकुर के यहाँ एक माह गुजार कर आई हूँ। हमारा घर चंद्रपुरा स्टेशन के करीब, स्टेशन से 7 कोस आगे है। हमारे गांव का नाम छंदी है। आप मुझे मेरे गांव छोड़ दें, फिक्र ना करो। तुम्हें साथ लिया तो तुम्हारे घर पहुंचा कर ही आगे जाऊंगा, मैंने कहा। उसने डरते डरते पूछ लिया कि जिस लड़की की तलाश में वहां आया था उसके मेरे साथ क्या रिश्ता है। मैंने कहा, वो मेरे एक चेले की बेटी है। चेले की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। वहाँ हमें खबर मिली कि उसकी बेटी राना खूनी के डेरे पर है।
बस मैं इधर चला आया। अब तुम बता रही हो कि वो औरंगाबाद के पुजारी के पास है। ज़रा तुम्हें छोड़कर औरंगाबाद ही जाऊंगा। आधी रात तो पहले ही गुजर चुकी थी। जंगल में चलते चलते आसमान का रंग काफूरी होने लगा। मैंने हंसा से कहा, हमें अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ करना होगी ताकि सुबह होने से पहले हम इस इलाके से काफ़ी दूर निकल जाएं। आंसा ने मुझे बताया कि राना खूनी के आदमी इधर पहरे पर नहीं होते। नदी की तरफ पहरा दिन और रात के वक्त भी सख्त होता है। ये इलाका सुर्ख चट्टानों के पीछे का इलाका है। इसके बावजूद जब सुबह हुई और जंगल में दिन की रोशनी फैली तो हमने देखा जंगल कम घना हो गया और इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर तक फैलती चली गई थीं। हंसा कहने लगी, यही वो रास्ता है जिधर से राना ने मुझे अगवा कर लिया था। वो छोटी पहाड़ी थी जो नज़र आ रही है, वो छोटी सी पहाड़ी जो नज़र आ रही है, उसके पार एक कच्चा रास्ता है जो हमारे गाँव को जाता है। मेरी समझ में वो इलाका बिल्कुल नहीं आ रहा था। हम एक नशेब में चले जा रहे थे जहाँ कहीं पुराने सूखे हुए दरख्तों की मोटी मोटी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं, तो कहीं पत्थर बिखरे हुए थे। दरख्त छिद्रे छिद्रे हो गए थे और उन पर मोटी जंगली बेलों ने अपने पत्ते चढ़ा रखे थे। लड़की चलते चलते थक गई, मगर राना खूनी के खौफ की वजह से वो चलती जा रही थी। हम सुर्ख चट्टानों वाले इलाके से काफ़ी दूर निकल आए थे। सतह मुर्तफा होने की वजह से हमें पीछे की चट्टानें दिखाई दे रही थी और धूप पूरी तरह निकल आई थी। गर्मी और चलने की वजह से भी पसीना आ रहा था। लड़की के माथे पर भी पसीने के कतरे टपकने लगे थे। एक जगह वो पहुंचकर बेदम होकर बैठ गई और सांस लेते हुए बोली, मुझसे अब चला नहीं जाता, सारा जिस्म अकड़ गया है।